जी, तो हमारे पास पेटी कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 1 हम इंशाल्लाह सॉल्व करने जा रहे हैं। देखें, पेटी कैश बुक का जब भी क्वेश्चन आएगा, तो उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम अगर रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो वो 3 होंगी, ठीक है? सबसे पहले तो कैश बुक इटसेल्फ कि जो भी पेटी कैश बुक आप बनाएँ, वो पूरी उसकी कैश बुक मेंटेन रखना, ठीक है? दूसरी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि उन जो एक्सपेंसेस जो आप जो भी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड कर रहे हैं, जो डिसबर्समेंट उसमें से कर रहे हैं और फिर एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू मंथ जो भी आप रीइंबर्समेंट कर रहे हैं, उसकी जनरल एंट्रीज बनाने को आपसे बोला जा सकता है। तीसरी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि ऑब्वियसली उसी जनरल एंट्रीज को देखते हुए पेटी कैश फंड का एक टी अकाउंट बना दिया जाए, ठीक है? देखें, ये जनरल एंट्रीज और टी अकाउंट ये सेकेंडरी रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है? जो मेन रिक्वायरमेंट है एज द नेम सजेस्ट, एज द टॉपिक सजेस्ट कि वो है पेटी कैश बुक बनाना, ठीक है? सो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि आपसे क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा सकता है, लेकिन जो प्राइमरी एम है वो ये है कि आपको पेटी कैश बुक ये जो आपके सामने है, ये आपको बनानी आनी चाहिए। ये बिल्कुल ईज़ी है, इंशाल्लाह अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस चीज़ को, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ईज़ी है और आपको इंशाल्लाह इसमें कोई कोई मुश्किल नहीं होने वाली। सिंपल आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, आपने कंपनी का नाम अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट कि ये वाली कैश बुक बनाने से पहले भी आपने करना ये है कि आपने कॉलम्स आपने देखे कॉलम्स जो मैंने आपको बताए थे ना देयर आर 6 कॉमन कॉलम्स तो वो आपने बगैर डरे, बगैर कोई मसला आपने ये खुद से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है? जो चीज़ स्टेशनरी में फ़ॉल करे वो आप यहाँ लिखते हैं। देखें, ऑब्वियसली स्टेशनरी अब सवाल में स्टेशनरी के नाम से तो नहीं आएगी। पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, स्टेपलर्स, ठीक है? इस तरह नाम से आएगी, तो आपने खुद ही गैस करना है कि ये चीज़ स्टेशनरी के कॉलम से रिलेट करती है या पोस्टेज के कॉलम से। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टैम्प्स की बात हो रही है या पोस्टेज की बात हो रही है या टीसीएस की बात हो रही है, तो वो आप ऑब्वियसली पोस्टेज के कॉलम में डालेंगे। कन्वेंस टैक्सी फेयर की बात हो रही है तो वो आप कन्वेंस में डालेंगे। किसी एसेट की मूवमेंट हो रही है थ्रू सुजुकी या इस तरह का एक्सपेंस तो आप वो ऑब्वियसली कार्टेज में डालेंगे। फिर कोई मेहमान आपकी कंपनी में आता है, कोई फॉरेन डेलीगेशन आता है या लोकल डेलीगेशन किसी कंपनी से आता है, उसकी खिदमत में अगर आपने कुछ जो है नज़राना पेश किया हो इन दैट सेंस कि आपने चाय वगैरह, बिस्किट, समोसे वगैरह पेश किए हो तो दिस इज़ कॉल्ड एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। सैलरीज़ वो होगा जो इन पाँचों कॉलम से रिलेट ना कर रहा हो, यानी कि कोई एक ऐसा एक्सपेंस आ जाए आउट ऑफ अ सडन जो आपको लग रहा है कि भाई ना स्टेशनरी से रिलेट करता है, ना कार्टेज से, ना पोस्टेज से, ना कन्वेंस से, ना एंटरटेनमेंट से। तो आप ऑब्वियसली उसको कहाँ पोस्ट कर सकते हैं? सैलरीज़ में। क्योंकि जैसे मैंने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते हुए बताया था कि अगर हम हर एक्सपेंस का कॉलम अलग बनाने लग गए, तो फिर तो ये इतनी लंबी कैश बुक हो जाएगी कि नेवर एंडिंग। और ना तो किसी तरह सॉफ्टवेयर में आ पाएगी, ना तो किसी पेज पे आ पाएगी, ठीक है ना? तो हमेशा हम यहाँ पे सन्ड्रीज़ के नाम से एक पोर्शन रखते हैं, जिसका मकसद होता है मिसेलेनियस या अदर एक्सपेंसेस, ठीक है जी? तो अब देखें इसको बनाने का तरीका क्या है? देखें, सबसे पहले आपने ऑब्वियसली ट्रांज़ैक्शंस देखनी है, क्या गिवन है? लिखा हुआ है कि भाई मेसर्स हसन एंड कंपनी एस्टैब्लिश्ड अ पेटी कैश फंड बाय 6000 एंड कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांज़ैक्शन, ठीक है? तो देखें, सबसे पहले आपने एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पेटी कैश फंड आपने यहाँ पे शो करना है। अब देखें, आपने फॉर सपोज़ यहाँ पे लिख दिया जनवरी, आपने लिख दिया जनवरी 1st, ठीक है जी? अच्छा, पेटी कैश फंड की जो सबसे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो आपको यहाँ शो करनी है कि भाई ये रहा पेटी कैश फंड और ये जो मेरा अमाउंट था वो था 6000, ठीक है जी? और इसका रीज़न अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? पेटी कैश फंड बाय 6000 एंड कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ठीक है? अब बिल्कुल इसमें कुछ नहीं करना, हमने कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे रीज़न लिख दिया बैंक, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बैंक के अगर इस केस में देखें साइलेंस है, इसमें क्या लिखा हुआ है? दे एस्टैब्लिश्ड अ पेटी कैश फंड बाय 6000। अच्छा, ये नहीं लिखा हुआ कि 6000 बाय कैश या 6000 बाय बैंक, ठीक है? तो असम्पशन इस केस में ये होगी कि ऑब्वियसली जो कंपनीज़ हैं वो बैंक ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं, बैंक के थ्रू ट्रांज़ैक्शन, ठीक है जी? तो इसका रीज़न हम यहाँ लिख देंगे कि भाई ये जो भी पेटी कैश फंड है, ये बनाया गया है थ्रू बैंक, ठीक है? तो हमने यहाँ पे बैंक का कॉलम जो है वो मेंशन कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आइदर बाय कैश या आइदर बाय बैंक, ठीक है? और उसमें अभी हमने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अगर आप गौर करें कॉलम्स पे, तो अभी तक के कॉलम के हिसाब से हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे वाउचर नंबर गिवन नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में तो वाउचर नंबर हमने नहीं डाला, ठीक है ना? फिर टोटल अमाउंट का एक कॉलम गिवन है, ये इसको किस तरह मेंटेन रखेंगे इंशाल्लाह मैं अभी आपको इसको बताता हूँ, ठीक है जी? अच्छा, ये तो हो गई सबसे पहली ट्रांज़ैक्शन कि भई एस्टैब्लिश्ड अ पेटी कैश फंड बाय 6000, ठीक है? अब आ जाते हैं जनवरी 1st, पेड फॉर परचेज़ ऑफ पेन, रबर एंड शार्पनर, ठीक है? ₹400 जनवरी 1st। अच्छा, अब वही बात डेट पे आ जाएँ आप। आपने लिख दिया सबसे पहले जनवरी 1st, ठीक है?
करना क्या है, देखें अब ये तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड की एंट्री यहाँ लेफ्ट साइड पे आ गई। अब जो एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं ना वो सारे ये राइट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। वो कैसे, जैसे यहाँ पे आपको गिवन है पेड फॉर परचेज ऑफ पेन रबर एंड शार्पनर, ठीक है 400। अब जरा गौर करें कि पेन रबर एंड शार्पनर इन तमाम कॉलम्स में से कहाँ रिलेट कर रहा है, ठीक है, इधर कार्टेज में, पोस्टेज में, स्टेशनरी में। तो ऑब्वियसली आप कॉमन सेंस यूज करते हुए बोलेंगे कि भाई ये स्टेशनरी से रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आपने बड़ा केयरफुली आपने इस चीज को करना है। आपने स्टेशनरी में लिख दिया 400, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, वही ट्रांजेक्शन में जो बात लिखी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई क्रॉस रेफरेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे हमने यहाँ पे दिया है जिस वजह से दिया बिकॉज वी आर एस्टेब्लिशिंग अ फंड, ठीक है। अब assumption ये है कि अब सारे पैसे उस फंड में से पे होंगे, ठीक है, तो हमें फिर उसका क्रेडिट रीजन देने की जरूरत नहीं है। तो जैसे यहाँ पे था परचेज, पेड फॉर परचेज ऑफ पेन रबर एंड शार्पनर, ठीक है, तो किया कुछ भी नहीं। इस पूरी नरेशन को, जो ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे गिवन है, इसको कॉपी किया, और ऑब्वियसली मैं एक्सेल यूज कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए कॉपी पेस्ट हो रहा है। लेकिन जब आप इसको वैसे करेंगे पेन पेंसिल से, तो ऑब्वियसली फिर आपको उसी तरह करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पेड फॉर, पेड फॉर व्हाट, paid for purchase of pen, paid for pen, razors and sharpeners, ठीक है जी। तो देखें ये मेंशन पर्टिकुलर का मकसद ये है कि आपने यहाँ पे मेंशन जरूर करना है कि भाई स्टेशनरी तो है 400, लेकिन स्टेशनरी में भी क्या लिया है, ठीक है ना। इसी तरह देखिए जिस तरह मैंने ये ट्रांजेक्शन अपोज करी है, सारी ट्रांजेक्शन इसी तरह पोस्ट होंगी। अब जनवरी 6 पेड फॉर डुप्लीकेटिंग पेपर 50, ठीक है। अब ऑब्वियसली पेपर किस कैटेगरी में फॉल करेगा, स्टेशनरी में। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने अगेन आना है यहाँ पे, जनवरी 6 की आपने हेडिंग डालनी है, सही है जी। जनवरी 6 की आपने डेट डाल दी, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे क्या कि पेड फॉर व्हाट, पेड फॉर डुप्लीकेटिंग पेपर। जो आपने चीज ली है उसी चीज का आप यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे कि आपने किस चीज के लिए ये पेमेंट करी है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया पेड फॉर डुप्लीकेटिंग पेपर, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, और उसका अमाउंट कितना पे किया है हमने, 50 रुपीज। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये कॉलम नजर आ रहा होगा। इस कॉलम में भी आपने करना क्या है कि जो जो अमाउंट आता जा रहा है वो आप लिखते जाएं, ठीक है। अब अगर आप गौर करें, देखें इस टोटल अमाउंट को लिखने की टेक्निक ये है कि जो भी वर्टिक यहाँ पे हॉरिजॉन्टली जो अमाउंट होंगे, तो उनका टोटल आप यहाँ सब्सिक्वेंटली लिखते जाएंगे। इससे आपको आसानी होगी जब एंड में आप टोटल कर रहे होंगे ना, तो आपको इन कॉलम्स को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, उनका टोटल ऑलरेडी यहाँ पे गिवन होगा, ठीक है। तो ये इसका मकसद है बताने का, सही है। अभी जैसे फॉर सपोज यहाँ पे कार्टेज भी उसी उसी डेट का कार्टेज भी गिवन होता है, लेट्स सपोज 50। तो ये जो टोटल इधर कॉलम में बनता है ये फिर 400 नहीं होता, ये 450 बनता है, ठीक है। ताकि एंड में आपको इन तमाम कॉलम्स को सेपरेटली ना देखना पड़े, सिर्फ आप टोटल की कॉलम से उठा के यहाँ पे टोटल आप लिख लें, ठीक है। ये क्या इसकी लॉजिक है, ऑब्वियसली मैंने अभी आपको 90% तो बता दी है, लेकिन चलो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको मजीद समझ में आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये हो गई ट्रांजेक्शन ऑफ जनवरी 6, ये भी पोस्ट हो गई। फिर आ जाते हैं जनवरी 9, पेड फॉर पान टी फॉर क्लाइंट। अच्छा देखेंगे थोड़ी सी इनफॉर्मल आपको लगेगा कि भाई पान कहाँ से आ गया, तो भाई हम पाकिस्तान इंडिया वाले या बांग्लादेश वाले, हम लोग के यहाँ तो एंटरटेनमेंट या स्नैक्स के तौर पे इस तरह की चीजें आ ही जाती हैं, ठीक है। और चिप्स वगैरह ये भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में, चिप्स वगैरह आ सकते हैं, ग्रीन टी आ सकती है, और कोक एंड पेप्सी एंड ऑल दैट, ये सब चीजें आएंगी। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे पहले बताया था इंट्रो देते हुए, ये कहीं किस कैटेगरी में फॉल कर रहेगा, एंटरटेनमेंट में, ऑब्वियसली। क्योंकि एंटरटेनमेंट में इसलिए फॉल करेगा क्योंकि जब दूसरा बंदा आया है तो उसको आपने थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आपने ये चीजें दी हैं, सो दिस इज एंटरटेनमेंट फॉर हिम और हर, ठीक है। तो ये चीजें किस में फॉल करेंगी, एंटरटेनमेंट में। केयरफुली आपने कुछ नहीं करना, आपने देखना है पेड फॉर व्हाट, पेड फॉर पान टी फॉर क्लाइंट 20 रुपीज, ठीक है। आपने सीधा सबसे पहले तो डेट का बड़ा खास ख्याल रखना है आपने, ठीक है जी। आपने लिख दिया पेड फॉर पान टी फॉर क्लाइंट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डेट डाल दी सबसे पहले, जनवरी 9, ठीक है जी। जनवरी 9 पेड फॉर व्हाट, पेड फॉर, पेड फॉर पान टी, पेड फॉर पान टी फॉर क्लाइंट, ठीक है। और आपने इसके कितने पैसे पे किए हैं भाई, 20 रुपीज। तो आपने कुछ नहीं किया, आप सीधा सीधा एंटरटेनमेंट के कॉलम में आए, आपने लिख दिया 20, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपने
अच्छा, टोटल भी साथ साथ करते जाइएगा ताकि आपको साथ साथ मसला ना हो। तो 20 आपने एंटरटेनमेंट में लिख दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं जनवरी 10 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है पेड फॉर कार्टेज। ठीक है, ऑब्वियसली कार्टेज का कॉलम यहाँ पे गिवन है, तो कुछ नहीं करना आपने, आपने सिर्फ डेट डालनी है और उसकी एंट्री लिख देनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा January 10, पेड फॉर व्हाट, पेड फॉर कार्टेज। ठीक है जी, और कार्टेज के आपने यहाँ पे कितने पैसे दिए हैं, 70 रुपए। तो ये कार्टेज वाला कॉलम ये गिवन है, आपने यहाँ लिख दिया 70, और ऑब्वियसली और कोई साथ में है नहीं, तो टोटल भी कितना बना, 70। फिर January 11 पेड फॉर कैरेज 170। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि कैरेज, आपको मैंने जब अकाउंटिंग में जब आपने मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैंने आपको दो तीन एक्सपेंसेस ऐसे बताए थे जिनको मैंने कहा था कि दे आर मोर और लेस इक्वल। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्रेट हो गया था, ट्रांसपोर्टेशन हो गया था, मैंने आपको कहा था कि ये सब दो तीन नामों से आते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि इस केस में ये जो कार्टेज आपको गिवन है ना, कार्टेज हो या कैरेज हो, ये दोनों का मकसद एक ही है। ठीक है, कैरेज एक्सपेंसेस का मकसद भी ये होता है कि भाई, आपने अक्सर सुना होगा ना कि भाई कैरियर का मकसद वो इतने बड़े बड़े जो टैंकर्स होते हैं कि भाई अ, वो आपकी जो है सप्लाई लेके जा रहे होते हैं, या ट्रक्स होते हैं, तो उनको हम कैरेज के नाम से भी यूज करते हैं और कार्टेज के नाम से भी। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये कौन सा एक्सपेंस उठ के आ गया। तो कैरेज हो या कार्टेज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है, या फ्रेट हो, ये मैं आपको तीन चार नाम फिर बता रहा हूँ, कार्टेज, कैरेज, फ्रेट या ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये चारों का मतलब एक ही है, दे ऑल आर कॉल्ड एज कार्टेज। ठीक है, तो पेड फॉर कैरेज 170 January 11। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे डेट डालनी है January 11 की। ठीक है, और लिख दिया यहाँ पे आपने पेड फॉर कैरेज, और कुछ भी नहीं करना। जैसे मैंने पहले बता दिया कि दे आर ऑल सेम, तो आपने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि पेड फॉर कैरेज, और यहाँ पे 70, और यहाँ पे लिख दिया 170। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं January 13 पे, पेड फॉर टेलीग्राम टू मुल्तान 60। ठीक है, अच्छा, पहले तो आपने यहाँ पे डेट और वो चीज लिख देनी है जिसके लिए आपने लिखा है January 13। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगेन पेड फॉर टेलीग्राम, देखें टेलीग्राम एंड पोस्टेज मैंने कहा था कि दे आर सेम। सही है, तो आप यहाँ पे इस सेक्शन में आएंगे और आपने यहाँ पे लिख देना है कि पोस्टेज या टेलीग्राम 60, ऑब्वियसली टोटल भी कितना बना, 60। फिर आ जाएं आप January 14, ऑब्वियसली पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प्स, कितना आ रहा है, 40। देखिए पोस्टेज का कॉलम ऑलरेडी गिवन है, फिर चाहे पोस्टेज की स्टैम्प के लिए पे किया हो, टीसीएल के लिए पे किया हो, या टेलीग्राम भेजा हो, पोस्टेज टेलीग्राम दे ऑल आर सेम। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं किया, जब आपने डेट चेंज करी, जनवरी फॉर एग्जाम्पल 14 लिखा आपने। ठीक है, January 14 को आपने क्या पे किया है, पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प्स, राइट। तो आपने यहाँ पे लिख दिया पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प्स, और उसके आपने दिए हैं ऑलमोस्ट 40 रुपीज, तो आपने यहाँ पे 40 रुपीज मेंशन कर दिया, और ये आपने यहाँ पे टोटल भी लिख दिया। ठीक है, फिर पेड फॉर डिनर टू क्लाइंट 300 रुपीज। ठीक है, अच्छा, आप गौर करें, वही बात, डिनर टू क्लाइंट का मकसद क्या है, यहाँ पे आपने वही बात की, एक क्लाइंट आया था आपके पास, आपने उसको एंटरटेनमेंट के तौर पे ऑब्वियसली आपने कुछ डिनर ऑफर कर दिया, तो ये एंटरटेनमेंट के सेक्शन में जाएगा। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे डेट डाल दी January 19। ठीक है जी, पेड फॉर डिनर टू क्लाइंट। ठीक है, और आपने लिख दिया कि भाई क्लाइंट को आपने डिनर ऑफर किया था और उसके लिए आपको देने पड़े 300 रुपीज, तो आप कुछ नहीं किया आपने, आप सिर्फ आए एंटरटेनमेंट के कॉलम में, आपने 300 रुपीज यहाँ मेंशन कर दिया और टोटल भी लिख दिया 300। लेकिन आपको ये काम थोड़ा सा हेक्टिक लग सकता है कि भाई इतने ज्यादा कॉलम्स हैं, तो आपने बहुत ही देखभाल के ये कॉलम्स बनाने, अक्सर बच्चे इन कॉलम्स में एंट्री करते हुए पेटी कैश बुक में यही सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं मुझसे। फिर January 19, अच्छा ये January 16 था, सॉरी, इट वाज January 16।
ठीक है जी। अब आ जाते हैं जनवरी 19 पे क्या है, पेड फॉर पेंसिल रबर एंड कार्बन पेपर। अगेन देखिए पेंसिल रबर पेपर ये सब क्या कहलाता है हमारी कॉमन टर्म में, इसको हम कॉमनली बोलते हैं स्टेशनरी। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ ये मेंशन कर दिया कि अच्छा भाई क्या पे किया है, किसके लिए पे किया है, पेड फॉर पेंसिल रबर एंड पेपर, आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है जी, आपने यहाँ पे लिख दिया पेड फॉर पेंसिल रबर एंड पेपर। ठीक है जी, जो चीज वहां मेंशन थी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और कितने अमाउंट थे जनवरी 19 को, 180, तो स्टेशनरी में आपने लिख दिया 180। और ऑब्वियसली और कोई हॉरिजॉन्टल में अमाउंट नहीं है, तो टोटल भी कितना बना, 180। फिर जनवरी 20 को पेड फॉर टैक्सी फेयर, कितना, 200, जनवरी 20 को। सो आपने यहाँ पे लिख दी डेट जनवरी 20, पेड फॉर टैक्सी फेयर आपने यहाँ पे मेंशन करना है लाजमी। ठीक है जी, पेड फॉर टैक्सी फेयर। अच्छा जी, अब टैक्सी का फेयर आपने कितना दिया है, 200। अच्छा, अब यहाँ पे लोग पूछेंगे भाई ये टैक्सी कहाँ जाएगा। अब देखें टैक्सी में और इसमें फर्क ये है कि ऑब्वियसली टैक्सी में इंसान किसी ने सफर किया होगा, सही है। कार्टेज और कैरेज एक्सपेंसेस या फ्रेट या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ये कन्वेंस से इसलिए डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कन्वेंस का मकसद ये होता है कि भाई कोई इंसान, कोई एम्प्लॉई आपका कोई आना जाना कर रहा है तो आपने उसको पे किया। ठीक है, कार्टेज, कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट, ये टर्म हम जब यूज करते हैं जब कोई सामान या कोई एसेट, कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट, कोई फर्नीचर, ठीक है, या फिक्सचर, कोई इस तरह की चीज अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हम कार्टेज या कैरेज या फ्रेट या ट्रांसपोर्टेशन का वर्ड यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान ने किसी चीज में आना जाना किया है, गाड़ी में, बस में, तो उसको हम बोलते हैं कन्वेंस। ये देखें ऐसे कहने को आप बोलेंगे कि आपको पता है, ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि अक्सर बच्चे कार्टेज और कन्वेंस में आपस में कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो अब आपने टैक्सी फेयर कितना पे किया है, 200 का, तो ऑब्वियसली ये फॉल करेगा कन्वेंस के सेक्शन में, तो टोटल बन जाएगा कन्वेंस 200 रुपीज। ठीक है जी। फिर हम आ जाते हैं पेड फॉर रजिस्टर्ड पार्सल 90। अच्छा एक बात याद रखिएगा, पार्सल, पोस्टेज, ये सब पार्सल हो या टीसीएस, अगेन सब जो है पोस्टेज की कॉलम में ही पोस्ट होगा। अच्छा अक्सर अक्सर ये मैं फिर बता दूं, ये जो पेड फॉर रजिस्टर्ड पार्सल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अक्सर हम वैल्यू पेड पोस्टेज भी बोलते हैं, वीपीपी के नाम से भी आता है। तो अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में वीपीपी लिखा हुआ आ जाए, तो आपको उसकी एब्रिविएशन याद होनी चाहिए कि इट स्टैंड फॉर वैल्यू पेड पोस्टेज। यानी कि ऑब्वियसली पोस्टेज का मकसद क्या है कि हमारा जो टेलीग्राम या पोस्टेज वाले सेक्शन वाला जो पेटी कैश बुक है, उसमें ये चीज फॉल करेगी। तो अक्सर क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को सिर्फ वीपीपी लिख के दे दिया जाता है कि वीपीपी पेड फॉर वीपीपी 90 रुपीज। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि भाई ये वीपीपी क्या है। तो इसलिए आपको एब्रिविएशन यहाँ पे बता दी गई है कि वैल्यू पेड पोस्टेज, यानी कि पोस्टेज का खर्चा जो है उसको यहाँ पे बोला जाता है। तो पेड फॉर 21 जनवरी को आपने, आप सबसे पहले वही अगेन डेट डाल लिया आपने, जनवरी 21। पेड फॉर व्हाट, पेड फॉर पार्सल, या आप यहाँ पे ये भी शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि पेड फॉर वैल्यू पेड पोस्टेज वीपीपी। ठीक है, और आपने इसकी पेमेंट कितनी करी है, आपने करी है 90 रुपीज। तो आपने सबसे पहले गए आप उसी कॉलम में जहां से आपने लिखना है, पोस्टेज के कॉलम में आपने लिखा 90 रुपीज। ठीक है जी, और ऑब्वियसली फिर टोटल भी लिख दिया 90 रुपीज। इसी तरह ये सारी ट्रांजेक्शन हम पोस्ट करते जा रहे हैं, और देखें बहुत ईजी है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। पेड सिक्योरिटी गार्ड इन एडवांस 400 रुपीज। अब देखें अगर आप गौर करें, सिक्योरिटी गार्ड को एडवांस के 400 रुपए देना, वो ना स्टेशनरी में फॉल करेगा, ना कार्टेज, ना पोस्टेज, ना कन्वेंस, ना एंटरटेनमेंट, ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, सैलरीज में। यानी कि ये वो एक्सपेंस है जो बाकी 5 कॉमन अकाउंट से रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है ना। तो 24 जनवरी को क्या किया आपने, पेड टू सिक्योरिटी गार्ड इन एडवांस। तो आपने लिख दिया यहाँ पे डेट विदाउट एनी डाउट, आपने लिख दिया जनवरी 24। ठीक है जी, और आपने पे किसके लिए किया है, पेड इन एडवांस, पेड टू सिक्योरिटी गार्ड इन एडवांस। ठीक है जी, और आपने सिक्योरिटी गार्ड को एडवांस में जो भी था, कोई भी रीजन था, 400 पे किए हैं, तो कि इनमें से कॉमन कैटेगरी में कहीं भी फॉल नहीं कर रहा, तो वो आ जाएगा सन्ड्री वाले सेक्शन में या अदर्स वाले सेक्शन में, और टोटल ऑब्वियसली 400 ही बना। सही है जी। फिर आ जाता है 26 जनवरी, पेड फॉर रिपेयर ऑफ फर्नीचर। अब देखें खुद कॉमन सेंस लगाए, रिपेयर ऑफ फर्नीचर इन
कॉमन 5 हेड्स में कहीं फॉल करेगा? एंटरटेनमेंट, कन्वेंस, पोस्टेज, कार्टेज या स्टेशनरी? नहीं ना। तो वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली सन्ड्रीज में, यानी कि अदर एक्सपेंसेस में। तो व्हाट? पेड फॉर रिपेयर ऑफ फर्नीचर ऑन 26th of January. सो जनवरी 26 पेड फॉर, यहाँ पे आप मेंशन कर देना अगेन द रीजन, रिपेयर ऑफ पेड फॉर रिपेयर ऑफ फर्नीचर। ठीक है जी। और आपने उसके कितने पैसे पे किए हैं? 700 रुपए। तो ये आप सीधे सीधे जाएंगे सैनिटरीज के कॉलम में, 700 लिख दिया आपने, और यहाँ पे भी 700 मेंशन कर दिया, क्योंकि टोटल हॉरिजॉन्टल में और कुछ है नहीं। ठीक है। फिर 29th of January पेड फॉर बस फेयर 20 रुपीज। अब देखें, ऑब्वियसली बस हो, टैक्सी हो, या रिक्शा हो, या मोटरसाइकिल में आपने सफर किया हो, तो वो सारा कन्वेंस में आएगा। सही है जी। तो जनवरी 29 आपने यहाँ पे डेट लिखनी है, जनवरी 29। और यहाँ पे आपने रीजन बताना है कि भाई जो भी आप पे कर रहे हैं, पेड फॉर व्हाट? बस फेयर। ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया बस फेयर। कितना पे कर रहे हैं? 20। तो कन्वेंस के कॉलम में सबसे पहले आप गए, कन्वेंस के कॉलम में आपने 20 लिखा, और ऑब्वियसली 20 यहाँ पे भी मेंशन। सही है जी। फिर 30th of January को आप क्या कर रहे हैं? पेड फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखिए, आउटस्टैंडिंग मैंने आपको जब बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ाई थी अकाउंटिंग की, तो उसमें बताया था कि अनपेड आउटस्टैंडिंग एक बात होता है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे जनवरी 30 लिखा, और आपने जो भी पेमेंट करी है 200 की, वो क्या करी? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फॉर आउटस्टैंडिंग, आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि भाई किस चीज के लिए पेमेंट कर रहे हैं। पेड फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है जी। और वो कितने का है? 200 रुपए का। तो वो किसी सेक्शन में फॉल नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा? सनरीज के सेक्शन में। और टोटल आपने यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप गौर करें, जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट हो चुकी हैं। अब बच्चे ये पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ठीक है। तो देखें, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, जब हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ लेते हैं इसका, सबसे पहले होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैटी कैश फंड। वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि भाई पैटी कैश फंड एस्टेब्लिश किया 6,000 रुपए से, और ये बैंक के थ्रू या ऑब्वियसली या कैश के थ्रू हुआ। तो अभी यहाँ पे यहाँ पे क्योंकि मेंशन नहीं था कि कैश के थ्रू ये 6,000 रुपए दिए गए हैं या क्या, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि भाई इट इज एन अनरिटन रूल, कि भाई अगर मेंशन नहीं है तो हम ये इश्यू समझ लेते हैं कि भाई ये बैंक के थ्रू पे हुआ। ठीक है। के बाद जितने भी एक्सपेंसेस थे सब्सिक्वेंटली वो हम हर कॉलम में पोस्ट करते गए। अब देखें, ये टोटल वाले कॉलम की सिग्निफिकेंस अब आप लोग को समझ आएगी कि अगर यहाँ से देखा जाए तो ये कितना खिचड़ी नुमा चीज लग रही है, और एक हर चीज को पिक करने में कितना टाइम लग सकता है। अगर यहाँ पे सब्सिक्वेंट और भी अकाउंट यूज हो रहे होते एक साथ एक ही डेट पे, तो ये इनका टोटल करता आपको कितना अजाब बन सकता था। तभी हमने साथ के साथ ये टोटल का अमाउंट है इस पेटी कैश बुक में रखा जाता है, ताकि आपको टोटल बैक वक्त पता चलता रहे कि कितना खर्च हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। ठीक है जी। अब देखें असल स्टेज, अब जो बिल्कुल सिंपल सी स्टेज है वो आने वाली है यहाँ पे, कि जितने भी पैटी कैश एक्सपेंसेस हैं, अब आपने उनको लिस्ट डाउन करना है। ऑब्वियसली ये सब हो गया ना। अब यहाँ पे पेंसिल, आप लोग तो ऑब्वियसली पेंसिल यूज करेंगे, मैं यहाँ पेन यूज कर रहा हूँ। तो कुछ करना नहीं है आपने, सिर्फ यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है आपने कि भाई ये यहाँ तक हमारे एक्सपेंसेस हो गए हैं खत्म, यहाँ तक हमारे एक्सपेंसेस आए। ठीक है। ये वो डेट हो गई। सही है। अब आपने कुछ नहीं करना। इन सब का आपने अगर टोटल किया हुआ होगा तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आपने यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर देना है कि पैटी कैश एक्सपेंसेस। ठीक है जी। और देखिए, इनका टोटल करेंगे तो ये बनेगा 2,900 रुपीज। सही है जी। इसको आपने बोल्ड कर देना है बस। सही है। और हर कॉलम का टोटल भी आपने कर लेना है कि पैटी कैश एक्सपेंसेस हुए हैं, कि भाई टोटल एक्सपेंस किए हैं। और जितने भी हेड्स हैं, स्टेशनरी का हेड, कार्ट्रेज का हेड, पोस्टेज का हेड, कन्वेंस का हेड, एंटरटेनमेंट का हेड, इन सब का टोटल भी आपने यहाँ पे सब्सिक्वेंटली लिखते जाना है। 630 इसका टोटल बन रहा है। ठीक है जी। 240 इसका टोटल बन रहा है। और यहाँ पे 190 इसका टोटल बन रहा है। फिर 220 इसका टोटल बन रहा है। 320 इसका टोटल बन रहा है। और 1,300 रुपीज इसका टोटल बन रहा है।
ठीक है जी। तो इस तरह आपने सब्सिक्वेंटली हर कॉलम का भी टोटल देखिए, एक तो आपने टोटल अमाउंट का जो कॉलम में इसका टोटल लिख लिया कि अच्छा भाई ये टोटल बन रहा है। फिर हर हेड का सेपरेट टोटल कितना बन रहा है कि भाई स्टेशनरी का टोटल महीने पे कितना खर्च हुआ, इतना खर्च हुआ। कार्टेज का महीने पे कितना खर्च हुआ, इतना खर्च हुआ। पोस्टेज का कितना खर्च हुआ, इतना खर्च हुआ। ठीक है, ये तो डिफरेंट डेट का खर्चा है लेकिन इनका कंबाइन इफेक्ट ये है। ठीक है जी। तो इस तरह आपने ये हर चीज को यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये भी हो गया। अब अगेन यहाँ पे ये चीज मेंशन हो गई तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक बॉर्डर को ड्रॉ कर लेते हैं कि चलो भाई ये ये देखें, जो काम अभी ऑब्वियसली मैं यहाँ मजबूरन एक्सेल पे कर रहा हूँ, आप लोगों को यही काम अपनी जो है रजिस्टर्स में करना है, नीट एंड क्लीन विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल। ठीक। अच्छा, अब ये स्टेज हो गई, ये चीज तो हो गई। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है भाई? नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि आपने ये जो पेटी कैश फंड बनाया था, अब इसको भी तो आप थोड़ा सा बैलेंस करेंगे ना कि भाई कितना खर्चा हो गया, कितना बच गया। तो पेटी कैश एक्सपेंस आपका कितना बना? 2,900 रुपए ना। आपने बिल्कुल इसी चीज के सामने, अच्छा देखें, सबसे पहले तो ये बात रखिएगा कि हमेशा एक्सपेंसेस महीने की बिल्कुल आखिरी तारीख को आप लिस्ट डाउन कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपने वही अमाउंट दोबारा से जो टोटल है वो लिख देना है कि भाई ये चीज माइनस हो रही है इसमें से। देखिए, ब्रैकेट का मकसद होता है माइनस। अकाउंटिंग में एक बार याद रखिएगा, कोई भी अमाउंट अगर ब्रैकेट में शो हो रहा हो तो इसका मतलब होता है नेगेटिव। ये देखें, एक्सेल ने भी इसको ऑटोमेटिकली नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो कोई भी अकाउंटिंग में अमाउंट अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है, इट मीन्स कि ये नेगेटिव शो कर रहा है। देखें आपने किया क्या, सबसे पहले सारे टोटल किया अमाउंट के, फिर उसी टोटल को जो आ रहा है टोटल अमाउंट एक्सपेंसेस का, वो आपने यहाँ माइनस करके दिखाना है कि भाई पेटी कैश फंड भी तो था ना एक, उस फंड में से ये सारे एक्सपेंसेस हुए हैं। तो उस फंड को आप थोड़ा सा एडजस्ट भी तो करेंगे ना कि भाई अब फंड में कितना पैसा बच गया है, क्या हुआ। तो अगेन फिर आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि उसी महीने की आखिरी तारीख है, ठीक है, जनवरी 31, जनवरी 31 लिखा आपने। अब आप मुझे एक बात बताइए कि भाई महीने का जो टोटल आपने एस्टिमेट किया था वो क्या था? 6,000 रुपये। सही है। खर्च कितना हुआ? 2,900 रुपये। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अब बच कितना गया, तो ऑब्वियसली आप कितना बताएंगे? भाई 3,100 रुपये बच गया ना। आपने यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है। और इसको आपने नाम दे दिया बैलेंस का। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं करी। सिंपल वही किया कि जो यहाँ पे टोटल आया उसको मैंने यहाँ पैटी कैश फंड से भी तो माइनस करके दिखाना है ना। तो पैटी कैश फंड से मैंने उसको माइनस कर दिया। सही है जी। और फिर उसके बाद मैंने आपसे ये पूछा कि भाई माइनस तो कर दिया, अब आप मुझे ये बताएं कि बैलेंस कितना बचा। तो ये कोई नॉनसेंस बात तो है नहीं, ऑब्वियसली आप बैलेंस तो बताएंगे ना कि टोटल 2,900 का खर्चा हुआ आउट ऑफ 6,000 ऑफ फंड, तो बचा कितना? 3,100। तो उसको हमने बैलेंस का नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ कि जो मैंने 3 स्टेजेस ऑफ पैटी कैश बुक आपको बताई थी कि सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैटी कैश बुक, नंबर 2 स्टेप इज द रीइंबर्समेंट ऑफ द पैटी कैश बुक, यानी कि जिसमें से आप खर्च करते, रीइंबर्समेंट का सॉरी डिस्बर्समेंट का मकसद, सेकंड स्टेप होता है डिस्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये डिस्पर्स हो गए, तो सेकंड स्टेप भी हो गया। सबसे पहला स्टेप आपके सामने ये रहा जिसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पैटी कैश फंड है। दूसरा स्टेप ये रहा जिसमें आपके पास डिसबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है। फिर आपने उसमें से बैलेंस भी निकाल लिया। अब इस बैलेंस में आपने कितना रीइंबर्स करें कि दोबारा से ये 6,000 रुपये बन जाए, यानी कि 3,100 में आप कितना दोबारा ऐड करें कि ये दोबारा से 6,000 रुपये बन जाए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना खर्च किया है भाई उतना ही ऐड कर दो, तो वो पूरा वही अमाउंट बन जाएगा। तो अब रीइंबर्समेंट हमेशा याद रखिएगा कि नेक्स्ट मंथ पहली तारीख को होती है रीइंबर्समेंट। ठीक है। और यहाँ आपने लिख दिया ऑब्वियसली प्लस 2,900 रुपीज। ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई 2,900 रुपये ऐड करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, पूरा अगेन 6,000 रुपये वापस से हो जाएगा। और इस चीज को आप नाम क्या देंगे? ऑब्वियसली रीइंबर्समेंट। ठीक है। यहाँ पे आपको मेंशन नहीं करना कि आपने किसके थ्रू किया, बैंक के थ्रू, जरूरी नहीं होता ये। रीइंबर्समेंट लिख दिया। ठीक है। तो ये यहाँ पे ये सवाल हमारा, पेटी कैश बुक जो आपने बनानी थी वो यहाँ पे पेटी कैश बुक आपकी बन चुकी है। देखिए, अब आप ये जरूर बोल सकते हैं कि भाई इट इज लेंदी, कि आपको इतने सारा कॉलम्स ड्रॉ करने पड़ सकते हैं, आपको इतना ज्यादा काम करना पड़ सकता है। लेकिन इन दी एंड जब आप ये करने बैठेंगे तो इट्स रियली रियली यानी कि इजी। इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होने वाली। आपने बस स्टेप्स याद रखने हैं।
सबसे पहले आपने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पेटी कैश फंड करना है, वो आपने लेफ्ट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। फिर जितने भी एक्सपेंसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू डेट, वो आपने राइट साइड पे सारे कॉलम्स जो गिवन है उन पे कर लिया, ठीक है। फिर महीने की आखिरी तारीख पे आपने उन पेटी कैश एक्सपेंसेस को एक्यूमुलेट किया। January 31 पेटी कैश एक्सपेंसेस उनका टोटल जो यहाँ आ रहा था, उसको आपने पेटी कैश फंड से माइनस करके भी बताया, ठीक है। ऑब्वियसली फिर जब माइनस करेंगे तो महीने की आखिर पे बैलेंस कितना बचा, 3,100। फिर उस 3,100 में आप कितना ऐड कर दें कि वो दोबारा से 6,000 रुपये बन जाए, इसको हम बोलते हैं रीइम्बर्समेंट। तो ऑब्वियसली रीइम्बर्समेंट 2,900 की होगी, तभी जाके 2,900 प्लस 3,100 ये बनेगा 6,000 रुपये, ठीक है जी। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो ये बिल्कुल ये हमारा पेटी कैश फंड, पेटी कैश बुक की जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये हमने कर लिया है। अब हम इसकी बनाएंगे जनरल एंट्रीज, ठीक है जी। तो हमारा यहाँ पे कैश बुक जो हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 है क्वेश्चन की, जो ये डिमांड करता है कि हमें कैश बुक बनानी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे बना चुके हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट कि ये आपको थोड़ा सा लेंथी लग सकता है बनाने में, लेकिन इट्स वे 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 टू मच इजी एज कम्पेयर टू द कैश बुक ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके जनरल जर्नल पे। देखिए जनरल जर्नल इसका बनाना सबसे इससे भी ज्यादा आसान है जितना आसान इसका कैश बुक बनाना है, ठीक है। अब देखिए करना ये है कि जितने भी हेड ऑफ अकाउंट आपने यहाँ पे यूज किए हैं, अब देखिए इसमें आसानी है कि आपको ये अलग अलग से इंडिविजुअली एक्सपेंसेस का नाम लेने की जरूरत नहीं है। अब आप इनके हेड्स के थ्रू इनको आप मेंटेन रख सकते हैं, यानी स्टेशनरी, कार्टेज, पोस्टेज वगैरह, ठीक है। इसमें आसानी ये है, करना कुछ भी नहीं है। जब हमने मैंने आपको उस वक्त भी बताया था पेटी कैश फंड की, हमने सबसे पहले ही ट्रांजैक्शन किया है यहाँ पे, established a petty cash fund by 6,000 and completed the following transaction। तो पहली एंट्री क्या बनाएंगे, हम पहली एंट्री बनाएंगे establishment of petty cash fund की। तो ये आप याद रखिएगा कि establishment of petty cash fund की एंट्री ये बनती है कि petty cash fund डेबिट 6,000 जो भी अमाउंट था, और ऑब्वियसली वहाँ मेंशन नहीं है कि कैश या बैंक के थ्रू, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि भाई इट इज बाय बैंक, ठीक है जी। तो बैंक क्रेडिट हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि पेमेंट अगर बैंक से होगी तो बैंक का पैसा कम होगा ऑब्वियसली। कैश एट बैंक इज अ फॉर्म ऑफ एसेट, ठीक है। तो जब भी ये बैंक पे कमी आएगी तो इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। क्योंकि हमने यहाँ पे एक फंड बना दिया तो हम वो फंड को एज एन एसेट कंसिडर कर रहे हैं फिलहाल। तो दैट इज व्हाई वी आर डेबिटिंग पेटी कैश फंड बाय 6,000 एंड क्रेडिटिंग द बैंक बाय 6,000 बिकॉज बैंक से पेमेंट हो रही है, अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं, ये तो और फिर आपने इसकी नरेशन लिख दी, टू रिकॉर्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पेटी कैश फंड। ये था January 1। फिर January 31 को आप इस क्वेश्चन में देखें, फर्स्ट से लेकर 31 तक जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं हम उनको January 31 पे यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और देखें आसानी, अब आप गौर कीजिएगा कि जितने हेड ऑफ अकाउंट यहाँ पे गिवन है आपको, जितने हेड्स यहाँ पे गिवन है ब्रॉडर हेड्स, आपने सिर्फ वही यूज करने हैं, बजाय इसके कि इंडिविजुअली अलग अलग अब आप लिखते हैं कि रेजर, शार्पनर, ये वो, टैक्सी फेयर। ये आसानी आपको हो जाती है कि आपने सिर्फ यहाँ पे जस्ट हेड आपको गिवन है, आपने सिर्फ उन्हीं के नाम से जनरल एंट्रीज को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ऑब्वियसली ये सब एक्सपेंसेस है ना, ये स्टेशनरी हो गया, कार्टेज हो गया, एंटरटेनमेंट सन्ड्रीज, और वी ऑल नो बाय द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, whenever expense increases it recorded on the debit side। जब भी expense incur होता है we recorded on the debit side, ठीक है जी। तो whenever the expense increases it is recorded on the debit side। तो ये सारे expenses हैं, तो सारे एक्सपेंस हमने डेबिट कर दिए। ऑब्वियसली अब मुझे बात बताइए कि इन एक्सपेंसेस की पेमेंट कहाँ से हुई है। इन एक्सपेंसेस की पेमेंट उस फंड में से हुई है जो हमने पहली तारीख को बनाया था। इसकी एग्जांपल मैं बारहा आपको इस लेक्चर में दे चुका हूँ। तो ऑब्वियसली क्रेडिट क्या हो जाएगा, पेटी कैश फंड क्रेडिट हो जाएगा बाय द अमाउंट ऑफ 2,900 जो भी इसका टोटल बन रहा है। देखें पेटी कैश फंड हम ऑलरेडी बना चुके हैं बाय द हेल्प ऑफ द बैंक या बाय द मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट, ठीक है। अब बार बार हर एक्सपेंस के लिए हमें यहाँ पे बैंक या कैश क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। आई एम अगेन टेलिंग दिस पॉइंट, ठीक है। सो सारे एक्सपेंसेस डेबिट किए और क्रेडिट क्या कर दिया, वो पेटी कैश फंड जो हमने मेंटेन किया था। तो भाई पेटी कैश फंड कम हो गया 2,900 से, ठीक है। तो ये हो गया January 31। ये सेकंड स्टेज भी हो गई, द डिसबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फ्रॉम द पेटी कैश फंड। फर्स्ट स्टेज वाज establishment of the petty cash fund। The second step was, yeah, second stage of the petty cash book was the disbursement of the expenses from the petty cash fund। तो नरेशन इसके हमने लिख दी, टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ petty cash expenses, ठीक है।
फिर तीसरी स्टेज जो मैंने आपको बताई थी, वो बताई थी रिप्लेनिशमेंट की या रीइंबर्समेंट ऑफ द पेटी कैश फंड की। और वो मैंने आपको बताया था कि हमेशा बनता है नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस सारे रिकॉर्ड किए महीने की आखिरी तारीख को, और नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को हमने दोबारा से इसको रीइंबर्स कर दिया। ऑब्वियसली रीइंबर्स का मकसद ये है कि पेटी कैश फंड दोबारा से बना लिया, ठीक है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई पहली एंट्री और दूसरी एंट्री तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक चीज आप गौर करें कि पहली एंट्री का अमाउंट डिफरेंट है, दूसरी एंट्री का अमाउंट डिफरेंट है। पहली एंट्री की नरेशन क्या है, टू रिकॉर्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड, ठीक है, लेकिन इसकी नरेशन है टू रिकॉर्ड रीइंबर्समेंट ऑफ पेटी कैश फंड। So there is a huge difference between the reimbursement and the establishment. ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट का मकसद है अभी अभी पहली दफा, रीइंबर्समेंट का मकसद है कि भाई जितनी कमी वाकया हुई उतने से उस चीज को दोबारा से इंक्रीज कर दिया। तो आप जरा गौर कीजिएगा कि अगर मैं यहाँ पेटी कैश फंड को एज एन एसेट कंसिडर कर रहा हूँ, तो पहले केस में जिसको बनाया तो ये बन गया डेबिट, इसमें से आपने सारे एक्सपेंस पे किए तो ये हो गया क्रेडिट, अगेन दोबारा आपने इसको रीइंबर्स किया तो ये अगेन डेबिट हो गया। ठीक है, तो ये आप इस चीज को बहुत क्रिस्टल क्लियर रखें कि पेटी कैश फंड है क्या, और इसमें से हम पेमेंट क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये पूरी तफसील मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है, तो ये इस पूरे सवाल की जनरल एंट्रीज। अब आप गौर करें, ये इतना बड़ा पेटी कैश बुक है, ठीक है, इस पेटी कैश बुक में से आपने टोटल तीन ट्रांजेक्शन आपने जो है वो एक्सट्रैक्ट कर ली, और वो यहाँ पे बना दी 1, 2 और 3 ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये तो हो गई सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब सवाल की तीसरी रिक्वायरमेंट भी होती है जिसपे मैं स्पेशली बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि एक टी अकाउंट, वैसे तो इसके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सबके टी अकाउंट बनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, मैं आपको सिर्फ पेटी कैश फंड का टी अकाउंट बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि ये बनता किस तरीके से, सही है। और हो सकता है जब मैं आपको क्वेश्चन दूं, तो बजाय इसके कि पूरे टी अकाउंट बनाने के मैं आपसे कह दूं कि चलें भाई आप एक काम करें, आप सिर्फ मुझे पेटी कैश फंड का टी अकाउंट बना के दिखा दें, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा, बच्चों को चीज समझ में आती है। ठीक है, अब आपको एक चीज तो याद होगी, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ लेजर अकाउंट्स, हम लेजर हमेशा देख के बनाते हैं किसमें से, जनरल जर्नल में। ठीक है, ये आपके सामने जनरल जर्नल के बना पेटी कैश फंड का अगर मैं बनाने को कहूँ आपको टी अकाउंट, ऑब्वियसली तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कितनी दफा आया है। तो ये 1, 2 और 3 दफा पेटी कैश फंड का जिक्र हुआ, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा टी अकाउंट बनेगा। जनवरी 1 को पेटी कैश फंड हो रहा है डेबिट। अब देखना अगेन मैं रिपीट कर दूं, लेजर की लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है डेबिट साइड, लेजर की राइट हैंड साइड कहलाती है क्रेडिट साइड। ठीक है, पेटी कैश फंड डेबिट हो रहा है बाय द अमाउंट ऑफ 6000। रीजन क्या दे दिया, रीजन दे दिया ऑब्वियसली बैंक। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 6000। ठीक है जी, तो यहाँ मैंने लिख दिया 6000। सही है। अच्छा, फिर पेटी कैश फंड हो रहा है क्रेडिट बाय द अमाउंट ऑफ 2900, लेकिन मैंने अगेन आई एम रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेजर कि इसके क्रेडिट होने का रीजन एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो ऑब्वियसली वो सारे रीजंस आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे कि पेटी कैश फंड के क्रेडिट होने का रीजन क्या क्या है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 630 स्टेशनरी। ठीक है जी, फिर फिर आ गया 240 कार्टेज, 190 पोस्टेज, 220 कन्वेंस। ठीक है जी, 320 हमारी एंटरटेनमेंट, और 1300 हमारे पास आ गया सन्ट्रीज के नाम से। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे हमारे पास पूरी यहाँ पे पोस्टिंग हो गई कि भाई यहाँ पे हुआ क्या है। फिर वही बात अगेन कि अकाउंट का रूल क्या होता था कि हम फुटिंग करते थे स्मॉलर साइड पे। दो साइड, डेबिट या क्रेडिट साइड, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट छोटी होती है, वो वहां पे हम फुटिंग करते हैं। ठीक है, फुटिंग ऑब्वियसली इस साइड पे कहाँ होगी, ये है डेबिट साइड, ये है 6000 रुपए, ये है क्रेडिट साइड, ये है 2900 रुपए। ऑब्वियसली फुटिंग कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो यहाँ हमने 2900 रुपए लिख दिया। ठीक है, अब वही अगेन आई एम रिपीटिंग दैट पॉइंट, क्योंकि ये डेबिट साइड जो है ये बड़ी साइड है, तो हम विदाउट एनी डाउट लेजर के रूल्स के मुताबिक हम बड़ी साइड का टोटल दोनों साइड पे लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें फिर लेजर को उसके हिसाब से बैलेंस करना होता है जो साइड बड़ी अमाउंट में आती है, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट जो साइड बड़ी होती है। ठीक है, कितना कैरी फॉरवर्ड करें कि ये जो 2900 है ये 6000 बन जाए, तो ऑब्वियसली 3100 आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कैरी फॉरवर्ड, ये दोनों साइड बैलेंस हो गई। अब ये अमाउंट जहां से रिलेट करता है उसको हम वापस वहीं ले आएंगे, जैसे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड होता है। तो 3100 रुपए हम वापस ले आए अपनी जगह पे जहाँ ये बिलोंग करता था। ठीक है जी, इस बात में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये सीधे सीधे टी अकाउंट्स के रूल हैं, जब मैं आपको दोबारा से एक तरीके से रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गई जनवरी 31 तक की पोस्टिंग।
फिर आया है फेब फर्स्ट, ठीक है। अब आप मुझे बताएं फेब फर्स्ट को क्या हुआ है, दोबारा से रीप्लेनिशमेंट हुई है या रीइंबर्समेंट हुई है, यानी कि पेटी कैश फंड में दोबारा से उतना पैसा आपने दोबारा डाला है जितना खर्च हो गया था। सही है, तो इट मीन कि पेटी कैश फंड दोबारा डेबिट हुआ है। सही है जी, दोबारा डेबिट कितना, अब देखें अगेन ये बात फर्दर मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उतने ही अमाउंट से हुआ है जितने अमाउंट से वो खर्च हुआ, ठीक है। तो 2,900 अमाउंट से वो खर्च हुआ, तो उतने से ही दोबारा हमने रीइंबर्स कर दिया। तो ये यहाँ पे हमारे पास पेटी कैश फंड का टी अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। और हमारे पास उसकी जनरल एंट्री भी कंप्लीट हो गई। तो ये है पेटी कैश बुक का टोटल क्वेश्चन। 3 रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। सबसे पहले कि आप उसकी पेटी कैश बुक बनाएं इटसेल्फ, जो सबसे ज्यादा मेन और प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो किस तरह बनती है मैंने आपको बता दिया। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आप उसका जनरल जर्नल बना दें, जितनी भी आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा आप सब कि ट्रांजैक्शन बनाते वक्त आपने ये हेड ऑफ अकाउंट ध्यान में रखते हैं कि ये कौन कौन से कॉलम्स यहाँ पे यूज हुए हैं, ठीक है। इंडिविजुअली हर एक्सपेंस को लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ से उठा के उसका टोटल, स्टेशनरी का टोटल, कार्टेज का टोटल, पोस्टेज का टोटल, कन्वेंस का टोटल, ये सब टोटल पे आपने फिर जनरल एंट्रीज में काम करना है, जो कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, ठीक है। और तीसरी रिक्वायरमेंट किसी भी क्वेश्चन की हो सकती है टी अकाउंट। अच्छा, टी अकाउंट ऑब्वियसली फिर सारे बनाने पड़ते हैं, लेकिन मेरा फोकस ये है कि अभी आपको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आपने ये काम करना है। तो आप सिर्फ पेटी कैश फंड का टी अकाउंट बना लिया करेंगे, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। और जब भी अब मैं क्वेश्चन दूं, अगर उसमें टी अकाउंट्स लिखा हो तो उसको देख के आप लोगों को घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ टी अकाउंट एक बनाना होगा, सिर्फ पेटी कैश फंड का, सिर्फ एक टी अकाउंट। वरना तो रूल ये होता है कि आपने सब की अकाउंट बनाने पड़ते हैं आपको, स्टेशनरी का, कार्टेज का, कन्वेंस का, बैंक का। तो वो मैं आपसे नहीं कह रहा, सिर्फ एक की अकाउंट जो इम्पोर्टेंट है, जो सिग्निफिकेंस रखता है, वो बना लें आप, ठीक है ना, ताकि आपको मसला ना हो। तो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा क्वेश्चन हम करवाएंगे सॉल्व।